हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया है, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपनी एग्जामिनेशन की। और आज मेरे प्यारे दोस्तों आपके साथ चर्चा करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। टॉपिक है जी ऑडिट रिपोर्ट का। हमारे जो ऑडिटर हैं वो ऑडिट करते हैं और एंड में इस पूरे ऑडिट का जो कंक्लूजन निकल कर आता है उसे अपनी रिपोर्ट में डाल देते हैं। इस रिपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आइए जी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे एसए 700 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं, उनके अंदर जो 700 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है वो कहता है कि हमारे पास जो ऑडिटर हैं उनको क्या करना है। उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब समझते हो ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब पे अपना ओपिनियन देना है कि क्या ये सब सही बने हुए हैं या फिर नहीं बने हुए। इन पे ओपिनियन देना है। कैसे देना है? क्या बोल के दे सकता है? वो बोल के दे सकता है कि हाँ बिल्कुल सही बने हुए हैं, ऐसा बोल के नहीं दे सकता। उसे एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, उसे एक रिटर्न रिपोर्ट देनी पड़ेगी और इस रिटर्न रिपोर्ट के बेसिस पे वो अपना जो ओपिनियन है वो यहां पे एक्सप्रेस करने वाला है। तो यहां पे बोला, अगर ऑडिटर को लगता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बहुत बढ़िया बनी हुई है, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या फिर मैं कहूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर हमारे जो इंड एएस हैं उनको फॉलो करके बन रखी है, तो वो एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन या फिर क्लीन रिपोर्ट या फिर अनक्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा। वो कहेगा कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे डिपिक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। पर अगर उसे लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल बेकार बनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, बहुत गलतियां हैं इनके अंदर, तो वो क्या कहेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही नहीं बनी और उस केस में उसका ओपिनियन जो है वो हो जाएगा मॉडिफाइड ओपिनियन। इट विल नॉट बी अ क्लीन रिपोर्ट, इट विल बी अ मॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट। तो ऐसी होती है जी हमारे पास ऑडिटर की रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि ऑडिटर जो है उसने ऑडिट किया, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो ऐसे कुछ फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है, ऐसे रिटर्न फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। सबसे ऊपर लिखता है टू द मेंबर्स ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड, यानी कि जो भी कंपनी है उसके मेंबर्स को ये रिपोर्ट एड्रेस कर रहा है, ना कि उसके बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स को, ना कि जनरल पब्लिक को, ना कि उसके कस्टमर्स को। किसको एड्रेस कर रहा है? वो उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं या फिर शेयर होल्डर्स हैं उनको ये रिपोर्ट जो है वो एड्रेस कर रहा है। और इसके अंदर वो क्या देता है? वो अपना ओपिनियन देता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं, जो भी इंडिया के अंदर एक्सेप्टेड है उनके अकॉर्डिंग ही बना रखी हैं, और उसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल चुका है इस ओपिनियन के बदले में, इस ओपिनियन को देने के लिए उसे सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल चुका है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है वो कहता है भाई कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो केवल आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना है कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं उनके अंदर कोई बाहरी गलती, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ड्यू टू एरर और फ्रॉड या फिर नहीं है। मैं केवल आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता हूं, मैं आपको 100% अश्योरेंस नहीं दे रहा, मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूं। प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो हमारी मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है to prepare financial statements as per accounting principles accepted in India, prevent and detect frauds and maintenance of adequate internal financial controls। तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाए, ठीक से बनाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करे, प्रिवेंट करे, एडिक्वेट कंट्रोल्स लगाए, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। हम तो केवल आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ sufficient and appropriate audit evidence। इसके अलावा अगर उसे कुछ और चीजों पे भी रिपोर्टिंग करनी है, कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ और चीजें बता रखी हैं कि इन पे भी रिपोर्टिंग करनी है, तो उन पे भी अपनी रिपोर्टिंग दे देगा। इसके अलावा हमारे पास होता है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, जिसे कारो के नाम से जाना जाता है। तो अलग से कुछ प्रोविजंस हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बनाए गए हैं, तो उसके अंदर भी जो रिपोर्टिंग है वो भी अपनी कर देगा और नीचे फिर क्या करेगा? अपने साइन कर देगा
और डेट डाल देगा। नीचे लिख देगा फॉर XYZ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर आ जाएंगे और साथ में वो अपनी डेट डाल देगा कि इस डेट को मैं ये अपना ओपिनियन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ऐसी होती है जी आपके ऑडिटर की रिपोर्ट। अगर आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो आपको रिपोर्ट थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, बट उसमें यही सब चीजें जो हैं वो लिखी हुई मिलेंगी। मैंने ब्रॉडली आपको ये सारी चीजें जो है इस स्लाइड पे बता दी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो लास्ट स्लाइड पे हमने ऑडिट रिपोर्ट देखी थी ना, वो बेसिकली एक क्लीन रिपोर्ट थी, वो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट थी। उसके अंदर हमने क्लीन ओपिनियन दिया था कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही हैं। बट अगर ऐसा ना हो, अगर आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना हो, आपको लगता है कि मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो ट्रू एंड फेयर व्यू पूरे तरीके से नहीं दे रही, तो उस केस में आप मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करेंगे। और ये ओपिनियन तीन तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है क्वालिफाइड ओपिनियन, एक हो सकता है एडवर्स ओपिनियन, एक हो सकता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये डिपेंड करेगा कि कितनी भारी गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसके बेसिस पे आप अपना इनमें से कोई एक ओपिनियन देने वाले हो। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं अपने क्वालिफाइड ओपिनियन की। तो क्वालिफाइड ओपिनियन का क्या मतलब है? तो बोला जी कि दो केसेस में हमारा ओपिनियन क्वालिफाइड हो जाता है। क्वालिफाइड हो जाता है दो केसेस के अंदर। पहला है ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर अगर आपको एविडेंस मिल गया फिर क्यों क्वालिफाई कर रहे हो, फिर क्यों मॉडिफाई कर रहे हो? क्योंकि हमें एविडेंस जो मिला उसमें पता चला कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो गलतियां हैं, मिस स्टेटमेंट्स हैं, बट वो परवेसिव नहीं है। सर क्या मतलब हुआ इस चीज का? आप जो है बैलेंस शीट एग्जामिन कर रहे थे, उसके अंदर आपने एसेट साइड देखी, आपने देखा भी टोटल कंपनी के पास 100 करोड़ के एसेट्स है, उसके अंदर कंपनी के पास जो है 10 करोड़ के डेटर्स है, और 10 करोड़ के जो डेटर्स हैं उसमें आपने देखा कि 4 करोड़ के जो डेटर्स हैं वो ऐसे हैं जिनसे पैसे अब रियलाइज नहीं होने वाले। कंपनी ने डेटर्स में डाल रखा है उसे, पर वो पार्टी जो है अब बंद हो चुकी है, उसका कोई काम ही नहीं है, सारा काम उसका बंद हो चुका है, उसके पास कुछ पैसे नहीं है। तो 4 करोड़ रुपए जो हमने लिख रखे हैं कि हमें मिलेंगे, ये पैसे अब हमें नहीं मिलने वाले, ऐसा हमें लगता है। 100% तो नहीं, 99% श्योरिटी है कि पैसे नहीं मिलने वाले, बट कंपनी ने दिखा रखा है उसे अपने एसेट पे, उसे अपने डेटर्स में। कंपनी को कोई प्रोविजन वगैरह बना लेनी चाहिए थी इसके अगेंस्ट, कंपनी ने नहीं बनाई। तो ऑडिटर ने कहा भाई ये तो मिस स्टेटमेंट है, ये तो गलती है, बट ये बहुत भारी गलती नहीं है। 100 करोड़ में से केवल 4 करोड़ की गलती निकली है। तो मैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत नहीं कह सकता, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इसके अंदर इस पार्ट के अंदर गलती है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा एक्सेप्ट फॉर दी डेटर्स, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मैटर, एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ऐसा मैं लिखता हूं। या फिर सेकेंड केस में जिसमें मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा, unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, but possible effects of undetected misstatements could be material but not pervasive। तो जैसे मान लीजिए यही 10 करोड़ में से 4 करोड़ के डेटर है, अब इनको मैं ट्रैक कर रहा था, इनसे कंफर्मेशन ले रहा था, तो इनसे कोई कंफर्मेशन मुझे मिली ही नहीं, इसका कोई एविडेंस ही नहीं मिल पाया मुझे इन 4 करोड़ के डेटर्स का। तो इस केस में मैं अपने ओपिनियन को फिर से क्वालिफाई कर दूंगा। मैं कहूंगा भाई 4 करोड़ के डेटर तो हैं, इसका कोई ऑडिट एविडेंस मुझे नहीं मिला, तो ऑडिट एविडेंस मुझे नहीं मिला तो इसमें गड़बड़ हो सकती है, गलती हो सकती है, बट गलती जो है ज्यादा बड़ी नहीं होगी, केवल 4 करोड़ वाली गलती होगी। तो बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी बिल्कुल सही है। तो दो केस में मैंने दिया, मुझे एविडेंस मिल गया, बट एविडेंस में पता चला गलतियां हैं, बट वो परवेसिव नहीं है। मुझे एविडेंस नहीं मिला, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि गलतियां हो सकती हैं, बट वो गलतियां परवेसिव नहीं है। तो अगर गलतियां परवेसिव नहीं हैं तो आप जो है क्वालिफाइड ओपिनियन देने वाले हो। सर अगर गलतियां परवेसिव हो जाए फिर क्या होगा? चलते हैं अगले केस पे। हाँ, अगले केस पे चलने से पहले ना आपको यहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन वाली जो ऑडिट रिपोर्ट है ना वो भी एक बार दिखा देता हूं। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि अगर ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो क्वालिफाइड है तो उसके अंदर वो कैसे लिखता है, बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी, फॉर्मेट सेम चलेगा, शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, मेंबर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, वो सब सेम चलेगा। बस यहां पे पैरा ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा, और क्वालिफाइड ओपिनियन वाला पैरा यहां पे ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे इन अवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स
which are described in this basis for qualified opinion para, the financial statements give a true and fair view. तो हम कहेंगे सिवाय इस मैटर के जो कि हमने ऊपर दिए गए पैराग्राफ में लिख दिया, इस मैटर के अलावा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। तो इस पैराग्राफ में हम लिख देंगे कि भाई हमारे कुछ डेटर हैं जिनसे पैसे आने की उम्मीद नहीं है, उनसे कंफर्मेशन हमें नहीं मिली, तो ऐसी कुछ जो भी बातें वो आप यहां पे लिख देंगे और नीचे अपना ओपिनियन दे देंगे। तो ऐसी आपकी क्वालिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिलती है। चलो अब आते हैं जी हमारे एडवर्स ओपिनियन पे। एडवर्स ओपिनियन आप कब दोगे? एक केस में एडवर्स ओपिनियन दोगे, आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला और उसमें आपको क्या पता चला कि गलतियां हैं, भारी गलतियां हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं और वो परवेसिव हैं। आपने देखा कि 100 करोड़ बैलेंस शीट जो है उसके अंदर एसेट्स है और उसके अंदर जो है आपके 90 करोड़ के डेटर्स है और 90 करोड़ में से 80 करोड़ के डेटर्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपने चेक किया तो आपको पता चला कि भाई ये डेटर्स तो केवल कागजी हैं, इनसे कोई पैसे मिलने वाले नहीं हैं। जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं वो पर्सन जो है असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कि कब का काम बंद कर चुके हैं, अब उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। तो 80 करोड़ रुपया तो आपका लगभग यहाँ पे डूबा ही हुआ है। तो 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपए आपके यहाँ पे डूब रहे हैं। तो हम कहेंगे दिस इज परवेसिव। हमारी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये सवाल उठ रहा है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं। अगर 100 करोड़ में से 80 करोड़ की गलती है तो 80% की गलती एक बहुत भारी गलती है। और आप कहेंगे कि भाई जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, दे डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड नहीं कर रही। तो आप अपना एडवर्स ओपिनियन यहां पे प्रोवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि भाई यहां पे एक आपने बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन वाला पैरा डाल दिया और नीचे अपना एडवर्स ओपिनियन दे दिया। आपने कहा इन अवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर which we have discussed in the above para, the financial statements do not give a true and fair view। और आपने ऊपर वाले पैरा में सारी चीजें लिख दी कि कैसे आपके 80% के जो एसेट्स है वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। तो इसीलिए आपने जो है नीचे अपना एडवर्स ओपिनियन दे दिया। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी जो कि परवेसिव थी, आपने दिया एडवर्स ओपिनियन। अब आते हैं हमारे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कब देंगे हम? तो यहां पे हम ये तब देंगे अगर हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला और पॉसिबल इफेक्ट्स जो हमारे पास हैं वो मटेरियल और परवेसिव दोनों हो सकते हैं। जैसे क्या हुआ, अब 100 करोड़ के हमारे पास टोटल एसेट्स थे, उसके अंदर 80 करोड़ के जो डेटर्स थे, 80 करोड़ के जो डेटर्स थे उनके बारे में हमें कोई ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल पाया। हमने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, कांटेक्ट नहीं कर पाए। मैनेजमेंट से उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी तो वो भी हमें उनके बारे में कुछ खास नहीं बता पाए। हमें कुछ ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला जिससे हमें पता चल सके कि क्या ये सही है क्या फिर ये गलत है, कुछ एविडेंस ही नहीं मिल पाया। तो अब इस केस में मैं क्या करूं? क्या मैं कह दूं गलत है? अब ऐसा कहना गलत हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया गलत है और कल को वो सही निकल आए फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस केस में बेहतर है कि मैं अपना कोई ओपिनियन ही यहां पर ना दूं। मैं कहूं क्योंकि मुझे इन डेटर्स के बारे में कोई ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, मैंने पूरा जोर लगा दिया पर मुझे कोई ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तो इसीलिए अब अगर इनमें गलती हुई तो यहां पे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो अपना इफेक्ट दिखाएंगी, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे यहां पे सवाल उठ सकता है। तो बेहतर है कि मैं कोई ओपिनियन ही ना दूं। मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा we do not express an opinion on financial statements as we have not obtained sufficient and appropriate audit evidence। तो इस केस में ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जो है मैं देने वाला हूं। मैं बेसिकली कह रहा हूं कि भाई मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिला और हो सकता है कि बहुत भारी गलतियां हो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसीलिए मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा। मैं नहीं कह रहा कि सही है, मैं नहीं कह रहा कि गलत है, मैं अपना ओपिनियन ही नहीं यहां पे दे रहा। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में ऐसी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का एक पैरा आप डाल देंगे और नीचे आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे। आप लिख देंगे बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैरा we have not been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence, accordingly we do not express an opinion on the financial statements। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में।
इसके अलावा कई बार आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ और मैटर्स जो हैं उनको एम्फसाइज करना होता है या फिर सिंपली कम्युनिकेट करना होता है, तो उस केस में आप EMP पैरा का या OMP पैरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। EMP है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, आप बेसिकली किसी मैटर को एम्फसाइज करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं उसके अंदर मैनेजमेंट ने कुछ नोट में लिख रखा है कि कंपनी के अंदर एक बहुत भारी आग लग गई थी जिससे प्रोडक्शन फैसिलिटीज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो आप बेसिकली इस मैटर को अपनी रिपोर्ट में और एम्फसाइज कर देते हैं, आप मेंशन कर देते हैं कि हम आपकी अटेंशन जो है नोट 10 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डाल रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि कंपनी में फायर लगी थी और उससे आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज पे काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। हमारा ओपिनियन इस रिस्पेक्ट में मॉडिफाइड नहीं है, हम कोई क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन नहीं दे रहे, बस हम सिंपली आपको बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, इस पे आपकी जो ध्यान है उसे आकर्षित कर रहे हैं कि इस चीज को आप जरा एक बार पढ़ लेना, बस इतना आपसे कह रहे हैं। इसके अलावा आपने कोई और मैटर कम्युनिकेट करना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू। तो जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि भाई इस साल का ऑडिट तो हमने किया है, बट पिछले साल का जो ऑडिट है वो हमने नहीं किया था, वो किसी और ऑडिटर ने किया था और उसने एक क्लीन रिपोर्ट दी थी, बस आप इतनी बात बताना चाह रहे हैं, तो इसका आप एक अदर मैटर पैराग्राफ डाल सकते हैं जिसमें सिंपली ये आप जो है वो बात बता देंगे। तो ऐसे आप EMP पैरा या फिर OMP पैरा का इस्तेमाल कर लेंगे। EMP पैरा का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब मैनेजमेंट ने कोई बात ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दी है, बस आप उसे एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, और बाकी केसेस में आप जो है OMP पैरा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी छोटी सी कुछ बात थी जो कि आपको बतानी थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई। चलिए जी, तो अब माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 की। इसे प्यार से कारो के नाम से भी बुलाया जाता है। देखो कारो जो है हमारे पास हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं, कुछ मैटर्स बताए हैं कि हमारे जो कंपनी ऑडिटर है वो इन मैटर्स को ध्यान में रखे अपना ऑडिट करते हुए। तो हाल ही में 2020 में इन मैटर्स की नई लिस्ट, नया फॉर्मेट इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। इससे पहले हमारे 2016 के जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो अप्लाई किया करते थे, बट अब हमारे पास जो है एक नया फॉर्मेट आ चुका है, नया ऑर्डर आ चुका है कारो 2020 के फॉर्म में, जो कि अब हमारे ऑडिटर्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। इस पे भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी उन्हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अब यहां पे आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास जो कारो 2020 के प्रोविजंस हैं वो ऐसा नहीं है कि सभी कंपनीज पे बराबर अप्लाई करेंगे, इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशंस भी दे रखी हैं। तो यहां बताया गया कि वैसे तो जो कारो के अंदर मैटर्स लिखे हुए हैं वो सभी कंपनीज पे अप्लाई करेंगे, बट इन पे अप्लाई नहीं करेंगे एक्सेप्ट दी फॉलोइंग। जैसे अगर कोई 1 पर्सन कंपनी है, OPC है, उस पे नहीं करेंगे। कोई स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, चैरिटेबल कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर कोई छोटी प्राइवेट कंपनी है, उन पे ये कारो वाले प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। तो उनके लिए हम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, बस बाकी कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको जो है उनके ऑडिटर को जो है इन मैटर्स को भी ऑडिट के टाइम पे ध्यान में रखना है। तो सर वो मैटर्स कौन कौन से हैं जिनको हमारे ऑडिटर को ध्यान में रखना है, जो कि इसके अंदर बता रखे हैं। देखो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार केवल इसे देख लेना, बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना कि एक एक को पूरा अच्छे से आप याद करने की कोशिश करो, बस इसे एक दो बार अच्छे से रीड करो ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से मैटर्स पे हमारे ऑडिटर को विशेष ध्यान देना है बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट करते हुए। तो जैसे यहां पे लिखा गया, कंपनी के पास जो टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल एसेट्स है, इन्वेंट्री है, वर्किंग कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, कोई गारंटी है, कोई लोन दिए हैं डायरेक्टर को, कोई डिपॉजिट्स लिए हैं, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के बारे में, स्टेट्यूटरी लायबिलिटीज के हम टाइम से जमा कराते हैं, कोई अनरिकॉर्डेड इनकम निकल कर आई है, कोई रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स में डिफॉल्ट किया है, जो पैसे हमने रेज किए और उनको कैसे यूटिलाइज किया, फ्रॉड के बारे में बताना चाहिए, जो निजी कंपनीज है उन्होंने क्या अपने लॉस को कंप्लाई किया या नहीं किया, रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस हैं उन पे रिपोर्टिंग करनी है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम के बारे में बताना है, डायरेक्टर्स के साथ नॉन कैश डीलिंग्स कोई करी है तो वो बतानी है, सेक्शन 45 IA ऑफ द RBI के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है तो उसकी कुछ बातें करनी है, बेसिकली NBFC से जुड़ी कुछ बातें आपको बतानी है, क्या आपको कैश लॉसेज हुए या फिर नहीं हुए ये बताना है। तो जैसे माय डियर फ्रेंड्स आपने P&L बनाया
तो उसमें आपने देखा कि आपका 10 लाख का लॉस निकल कर आया। अब आपने देखा ये 10 लाख का लॉस क्यों निकल कर आया, क्योंकि मैंने इस साल 20 लाख की डेप्रिसिएशन डाल दी, तो इससे ये 10 लाख का लॉस आया। तो वैसे मेरे पास क्या होता, अगर डेप्रिसिएशन हटा देता तो मेरे पास 10 लाख का प्रॉफिट निकल कर आता। डेप्रिसिएशन की वजह से मेरे पास ये 10 लाख का लॉस आ गया। तो अगर मैं कैश के बेसिस पे निकालूं तो कैश में तो मेरे पास प्रॉफिट ही है, बट डेप्रिसिएशन डालने की वजह से मेरे पास ये लॉस आ गया। बट अगर ऐसा ना होता, 10 लाख लॉस निकल कर आया होता और डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी केवल 2 लाख ही होती, तो फिर आपका कैश लॉस कितना हो जाता, आपका जो बैलेंस 8 लाख है वो आपका यहाँ पे कैश लॉस हो जाता। तो अगर ऐसा केस है तो भी आपको अपनी रिपोर्ट में ये बताना है। अगर आपके कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दे दिया था, कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी है आपके लायबिलिटीज को लेकर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजंस को लेकर, या फिर कोई और ऑडिटर ने जो कि इस कंपनी से जुड़ी हुई कंपनीज का ऑडिट कर रहे थे, उन्होंने कोई क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, कोई एडवर्स रिमार्क दिए, उनके बारे में भी आपको बातें रिपोर्ट करनी है। तो एक बार मोटा मोटी इसे रीड आउट कर लीजिए, देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो ये था माय डियर फ्रेंड्स हमारा आज का डिस्कशन। यहां पे आपके लिए कंसेप्ट चेक का सवाल है, वेयर द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड फाउंड दैट द मिसस्टेटमेंट्स आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, ही विल गिव डैश ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड, एडवर्स, क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो इस केस के अंदर ऑडिटर ने देखा कि मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिल गया, बस इस केस में मटेरियल स्टेटमेंट्स के बारे में मुझे पता चला और ये मटेरियल भी हैं और मटेरियल होने के साथ साथ ये परवेसिव भी हैं। तो अगर ऐसा केस है तो वो कौन सा ओपिनियन देगा, वो अपना एडवर्स ओपिनियन यहां पे देने वाला है। तो आंसर हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगर परवेसिव ना होती तो इस केस में वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे देता, बट यहां पे क्योंकि वो परवेसिव है तो इस केस में वो एडवर्स ओपिनियन ही प्रोवाइड करेगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में चर्चा करी। उम्मीद करते हैं जो बातें आपके साथ डिस्कस करी वो आपको समझ में आई हैं। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को एंड कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।